हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। सक्सेस दैट वी विल अचीव टुगेदर। हमारा आज का टॉपिक है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन डिजीज है, आप सब जानते ही होंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसको कुछ कॉमन नाम से जाना जाता है, जैसे क्षय रोग, तपेदिक, राजयक्षमा, और सबसे जो मोस्ट कॉमन नेम अभी चलता है वो है ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्ट में इसको टीबी बोला जाता है। अब जानते हैं इसका कॉज। कॉज मतलब कारण, ये डिजीज कैसे होती है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये पॉइंट याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम एक जीनस है, उसके अंदर आता है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ह्यूमंस जो हैं उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन करता है। कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसी जीनस के अंदर कुछ और भी माइकोबैक्टीरियम्स आते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस। तो जो कैटल्स रहते हैं चौपाए, उसमें माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो कॉज है ट्यूबरकुलोसिस के। पर जो ह्यूमंस हैं उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज है टीबी डिसीज के लिए। अब इसकी डिस्कवरी देखते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 23 मार्च 1882 को डिस्कवर्ड किया और ये बताया कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो कॉज है टीबी डिजीज के लिए। क्या जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो टीबी डिजीज पैदा करता है। तो डिस्कवरी किसने करी है इसकी? रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट जो थे उनने की है। और डेट याद रखना है तुमको, 23 मार्च 1882। अच्छा, वर्ल्ड टीबी डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। डिस्कवरी कब हुई है? 23 मार्च को, और उसके एक दिन बाद 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। क्या बैक्टीरिया है, कैसा बैक्टीरिया है, किस तरीके से ये रहता है। तो एमटीबी शॉर्ट में बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में एमटीबी। ये जो है एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। रॉड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो रहता है आपको स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा रॉड, पर स्ट्रेट के अपेक्षा ये ज्यादातर स्लाइटली कर्व्ड, हल्का सा मुड़ा हुआ रॉड के रूप में ये मिलता है। जब आप स्टेनिंग वगैरह करेंगे और उसको देखेंगे साइड में, तो ये आपको स्ट्रेट या स्लाइटली कर्व्ड, हल्का सा मुड़ा हुआ मिलेगा, पर ये रॉड शेपेड है। रॉड का मतलब होता है सीधा ऐसा रॉड। ठीक। बैक्टीरिया के शेप्स कई टाइप के होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल, गोल, ओकाई, पर ये एक रॉड शेपेड है और इसको बेसलाई बोलते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके की रहती है इस मेयर में? या आपको सिंगल मिल सकता है, डिप्लो मिल सकता है, या क्लस्टर मिल सकता है। सिंगल मतलब हो सकता है एक बेसलाई पड़ा रहे, डिप्लो मतलब हो सकता है दो बेसलाई एक साथ ऐसे पड़े, या हो सकता है क्लस्टर में से कई सारे बेसलाई एक साथ पड़े हैं। ये प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको, कि इस प्रकार की प्रेजेंटेशन आपको इस मेयर में मिलेगी। तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको सिंगल भी मिल सकती है, डिप्लो भी मिल सकती है, क्लस्टर फॉर्म में भी मिल सकती है। अब बात करते हैं इसकी साइज। जो बैक्टीरिया का साइज है, उसकी लेंथ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर है। क्या लेंथ? इसकी जो लेंथ है 2 to 4 माइक्रोमीटर है। और विथ मतलब जो इसकी चौड़ाई है 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4 माइक्रोमीटर। कहीं कहीं कुछ बुक्स में ये 0.5 भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसका लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है? 2 to 4, 2 से 4 माइक्रोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? 0.2 से 0.4 या 0.2 से 0.4 माइक्रोमीटर। ये एक चीज ध्यान रखना है, माइक्रोमीटर में है लाइक। अब इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जो अपना एमटीबी है, ये एक एसिड फास्ट बेसलाई है।
एसिड फास्ट बेसलाई मतलब ये नहीं है कि एसिड से तेज दौड़ता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको एसिड फास्ट बेसलाई क्यों कहते हैं। तो ये सबसे ध्यान रखने वाला पॉइंट है, ये एक एसिड फास्ट बेसलाई टाइप का है। तो जब एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे तो उसमें अपन को ये पॉजिटिव मिलेगा। ग्राम स्टेनिंग में कैसे मिलेगा ये, ग्राम स्टेनिंग में स्लाइटली या वीकली पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा पर स्लाइटली या वीकली पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन, ये नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है और नॉन स्पोरिंग है। नॉन मोटाइल मतलब ये मोटाइल नहीं है, चल नहीं सकता है, कैप्सूल और स्पोर फॉर्म नहीं करता है। हालांकि इस पे अभी जो है स्पोर फॉर्मेशन और कैप्सुलेटेड कंडीशन, इस पे भी रिसर्च चल रही है, और अभी तक जितना डेटा है उसके हिसाब से नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। एक बार अपन छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो कॉज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें ह्यूमंस में। इसका जीनस है माइकोबैक्टीरियम, इसमें इसके अंदर जीनस के अंदर कई सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम वोबिस जो कि कैटल्स चौपायों में फॉर्म करते हैं डिजीज। इसी के अंदर आता है एक और माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा जो कि लेप्रोसी या कुष्ठ रोग करता है, वो भी इसी जीनस के अंदर आता है, किसके, माइकोबैक्टीरियम के। पर अपन आज जो पढ़ रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए पढ़ रहे हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कब किया था, 23 मार्च 1882 को। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान रखना है, जो कोच हैं इनके नाम पर जो है बैक्टीरिया को कोच बेसिलाई भी बोलते हैं। तो ये इसका सेकेंडरी नेम हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, इसको कोच बेसिलाई भी बोलते हैं। क्योंकि इन्हें डिस्कवरी 23 मार्च को की थी, इसलिए वर्ल्ड टीबी डे याद रखने के लिए 24 मार्च को मनाया जाता है। बैक्टीरिया का टाइप क्या है, स्लाइटली रॉड्स या कर्व शेप्ड है, सिंगल डिप्लो या क्लस्टर प्रेजेंटेशन मिल सकती है। लेंथ याद रखना है 2 to 4 माइक्रोमीटर है, विथ 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर है। और ये अदर स्पेसिफिकेशन है जो खास रखना है कि ये एक AFB पॉजिटिव बेसिलाई है, एसिड फास्ट बेसिलाई, ये सबसे खास ध्यान रखना है। बाकी ये अदर स्पेसिफिकेशन है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम सिम्टम्स क्या क्या है इस डिजीज के। ये कुछ प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो इस डिजीज में मिलते हैं। सबसे कॉमन है कफ, मतलब खांसी, 2 हफ्ते या से ज़्यादा की खांसी होती है, सबसे पहला प्राइमरी सिम्टम्स है। इंक्रीज टेम्परेचर इन नाइट, रात के समय जो बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, 1 या 2 डिग्री, अमूमन 99 या 100 डिग्री तक जाता है।
इसके अलावा है डिक्रीज वेट, वजन का कम होना, डिक्रीज एपेटाइट, भूख का कम होना या भूख ना लगना, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, और नाइट स्वेट, रात के समय पसीना आना। ये सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स हैं, कुछ और डिजीज में मिल सकते हैं, तो अपन ये नहीं कह सकते कि किसी में ये सिम्टम्स है तो उसको टीबी है। जब तक किसी कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म ना हो जाए उसको टीबी है, तब तक नहीं मानते टीबी है। और कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो इस डिजीज में मिलते हैं, प्राइमरी रूप से वो ये है। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। ये कुछ अदर सिम्टम्स हैं जो प्राइमरी सिम्टम्स के अलावा मिलते हैं स्पेसिफिकली तौर पे। बोन टीबी जब होती है किसी को बोन्स में, तब हो सकता है उसको बोन में पेन्स हो, किसी स्पेसिफिक बोन में वहाँ पेन हो, कंटिन्यू पेन हो। इनफर्टिलिटी भी मिल सकती है। टीबी केसेस में कई बार होता है कि पेशेंट में इनफर्टिलिटी होता है। ब्रेन टीबी जब होता है तो उसमें वर्टिको, मेमोरी लॉस, इस तरीके के सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन एक्सपेक्ट, इंडिया कहाँ है टीबी में। तो इंडिया एक हाईली बर्डन कंट्री है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अपनी जो पॉपुलेशन है उसका 40%, 40% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है। इंडिया में 40% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है या एक्सपोज्ड है, इसको बोलते हैं। किससे? टीबी से। इन्फेक्टेड हो रहे हैं या एक्सपोज होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिव कंडीशन में है या इनको डिजीज है, पर इनके अंदर एक्सपोजर तो है, ये इन्फेक्टेड तो है। इस कंडीशन को बोलते हैं LTBI। LTBI लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन फेज। इसका मतलब है कि जो ये पॉपुलेशन है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन फेज, 40% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो एक्सपोज्ड है, टीबी की डिजीज से एक्सपोज्ड है, पर वो एक्टिव कंडीशन में नहीं है। इन दोनों चीजों में अंतर होता है, LTBI फेज और एक्टिव कंडीशन। LTBI फेज वो होती है जब कोई व्यक्ति एक्सपोज तो है पर वो एक्टिव कंडीशन में नहीं है, उसने डिजीज अभी, उसकी बॉडी में डिजीज एक्टिव नहीं हुई है, या ये कहेंगे कि वो अभी एक्यूट फेज में नहीं आया है। तो जो LTBI है
40% ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप। इस 40% का 5%, इस 40% का जो 5% है वो नेक्स्ट 2 ईयर में इस 40% के 5% पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट 2 ईयर में एलटीबीआई कंडीशन से एक्टिव कंडीशन में आ जाती है, मतलब उनको टीबी हो जाती है। और जो बाकी की हुई बची 5% पॉपुलेशन है, वो उनका जो टोटल लाइफ स्पाइन है, मतलब जीवन में कभी भी वो एक्टिव कंडीशन में आ सकती हैं। बाकी की जो बची हुई इस 40% की, किसकी, इस 40% की जो बची हुई 90% पॉपुलेशन है, वो कभी भी एक्टिव फेज में नहीं आती है। अब अपन बात कर लेते हैं डेथ रेट पे। इंडिया में टीबी का डेथ रेट 1 पर मिनट है, मतलब हर 1 मिनट में एक इंसान टीबी से खत्म होता है। इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। टीबी को बेसिकली 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक है अपना पल्मोनरी टीबी, या जिसको बोलते हैं लंग्स टीबी, और दूसरा अपना एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी। लंग्स के अलावा जो भी बॉडी पार्ट बचे, अगर उसमें टीबी होता है तो उसको एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि बॉडी में 3 ही पार्ट ऐसे हैं। क्या? नेल्स हो गए अपने, हेयर हो गए, और टीथ शेल, दांत का जो ऊपरी आवरण रहता है। उसके अलावा बॉडी में हर एक पार्ट में टीबी हो सकती है। तो अगर ये कोई ये बोले कि नहीं फलाने स्पेसिफिक पार्ट में टीबी नहीं हो सकती, तो ये जो 3 पार्ट हैं स्पेसिफिकली, हेयर, नेल्स और टीथ शेल, इसके अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। तो उसमें से जो पल्मोनरी रीजन है, लंग्स रीजन है, अगर उसमें टीबी होती है तो उसको क्लासिफाई करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। और उसके अलावा लंग्स के अलावा अगर किसी पार्ट में टीबी होती है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंतर्गत। अब पल्मोनरी टीबी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है स्पुटम पॉजिटिव, पल्मोनरी टीबी को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है। एक है स्पुटम पॉजिटिव और दूसरा स्पुटम नेगेटिव। जब किसी पेशेंट का जो पल्मोनरी टीबी के लिए सस्पेक्ट हुआ है, उसका स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं, जेडन स्टेनिंग या एफएन स्टेनिंग करते हैं, और अगर उसमें वो पॉजिटिव आता है तो उसको अपन क्लासिफाई करते हैं स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। और अगर वो इसमें नेगेटिव आता है तो उसको क्लासिफाई करते हैं स्पुटम नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ये क्लासिफिकेशन जरूरी इसलिए है कि जो स्पुटम पॉजिटिव है, जो स्पुटम पॉजिटिव है, ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इनके स्पुटम में जो है बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो ये ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे पॉपुलेशन को या पब्लिक को। अब
मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कॉमन, थोड़ा सा देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इसका। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो टीबी जो है वो एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एयर ड्रॉपलेट मतलब जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उसके मुंह से थूक के साथ छोटे छोटे जो है, जैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। इन ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक, मतलब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जब छींकेगा, खांसेगा, थूकेगा, बात करेगा, गाना गाएगा, तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे। ड्रॉपलेट्स मतलब थूक के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें छोटे छोटे थूक के कण हैं। इसके अंदर बेसलाई रहता है। जब इसको कोई इनहेल करता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति, हेल्थी जो है, कोई हेल्थी व्यक्ति इसको इनहेल करता है नाक से। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब इसको कोई नाक से इनहेल करता है, मतलब नाक से सांस लेता है और ये उसके साथ जब वो अंदर चले जाते हैं, तो फिर ये जो है इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। अगर मुंह से जाएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये मुंह से जब जाते हैं तो स्टमक में जाएंगे, वहाँ एचसीएल रहता है, वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता। पर जब नाक से इनहेल करते हैं तो वो जाएंगे आपके लंग्स में, लंग्स में स्पेसिफिकली एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जाकर सेटल होंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई होकर आपको इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये इन्फेक्शन इस तरीके से क्रिएट होता है कि एल्वोलाई में जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और जो सबसे वीक पार्ट इनको लगता है बॉडी का है, वहां पर जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं और फिर इन्फेक्शन या डिजीज क्रिएट करते हैं। सबसे वीकेस्ट जो इनको है वो मिलता है अपना लंग्स, एल्वोलाई। लेकिन सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के केस मिलते हैं वो पल्मोनरी सेक्शन के मिलते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस जो रेशियो है वो पल्मोनरी के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब बात आती है कि इसका टीबी का डायग्नोसिस कैसे किया जाए। किसी को सिर्फ सिम्टम्स हैं इस बिहार पे तो कह नहीं सकते कि इसको टीबी है। तो डायग्नोसिस होना जरूरी है। जब तक किसी भी कंफर्मेटरी वे से डायग्नोस ना हो जाए कि इसको व्यक्ति को टीबी है, तब तक अपन नहीं कह सकते कि टीबी है और उसका मेडिसिन चालू नहीं होती। इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं, आप लोग ने बहुत कुछ सुन रखी होंगी। एक है जेडन स्टेन, या इसी को बोलते हैं एफबी स्टेनिंग। इससे कुछ एडवांस आ गई है एफएम। इसके अलावा कुछ स्किन टेस्ट होते हैं, जिसको मॉन्टू या मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलोसिस, ये मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं। इसमें पीपीटी यूज होता है, पर वो उतना स्पेसिफिक नहीं है। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जैसे टीबी गोल्ड, क्वांटिफोरन एग्रा वगैरह, या एलाइजा फॉर एंटीबॉडी। इसके अलावा होते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, और कल्चर। और इन सब के अलावा पल्मोनरी के लिए चेस्ट एक्सरे। ये कुछ टूल्स या टेक्निक्स हैं जो डायग्नोसिस में काम आती हैं। सबसे कॉमन है जेडन स्टेनिंग या एफबी स्टेनिंग,
जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। इसके अलावा एफएम स्टेनिंग, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो होती है वो, स्किन टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, पीसीआर टेस्ट होते हैं, और कल्चर। सबसे बेटर टेक्निक जो है वो कल्चर है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा जो है अपन चेस्ट एक्सरे करते देख सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में प्रॉब्लम ये है कि ये चेस्ट एक्सरे जो है ये कंफर्म नहीं बताता है। इवन रेडियोलॉजिस्ट जो है 40% केसेस में जो है फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं। पर जो अदर स्पेसिफिक हैं, जैसे ये जेडन स्टेनिंग, एफएम स्टेनिंग और पीसीआर और कल्चर, इन टेस्ट में अगर जो है पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्म पॉजिटिव माना जाता है और उसको टीबी ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किया जाता है। स्किन टेस्ट और जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं ये गवर्नमेंट गाइडलाइन में पहले नहीं थे, गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिक नहीं मानती थी। जो एलटीबीआई फेज पहले आपको बताया था, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन फेज है, उन फेज में अगर ये टेस्ट किए जाएंगे तो ये उसमें भी पॉजिटिव आएंगे। कौन सा, स्किन टेस्ट या एंटीबॉडी टेस्ट, एलटीबीआई फेज के लिए। तो अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं तो अभी नई गाइडलाइन चालू हुई है, उसमें एलटीबीआई पॉजिटिव पेशेंट को भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया जाता है। पर जो पेशेंट जेडएन, एफएम, पीसीआर और कल्चर इनके इनसे पॉजिटिव आते हैं तो कंफर्म पॉजिटिव माना जाता है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपन। सबसे कॉमन जो टेक्निक है अपनी जेडएन या एएफबी स्टेनिंग पे। जो जेडएन स्टेनिंग है या एएफबी स्टेनिंग है, ये मेनली डिस्कवर्ड करी थी एक्चुअल में पॉल एरलिच। पॉल एरलिच एक साइंटिस्ट थे, लिख देते हैं। ये जो टेक्निक है जेडएन स्टेनिंग की या एएफबी स्टेनिंग की, ये बेसिकली डिस्कवर करी थी पॉल एरलिच। पॉल एरलिच साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1882 में इसको डिस्कवर किया। फिर इसको मॉडिफाइड किया था जेल और नेल्सन ने। क्या किया था? मॉडिफाइड किया था जेल और नेल्सन ने। ये दो जर्मन डॉक्टर्स थे जिनने पुरानी एएफबी स्टेनिंग जो थी उसको मॉडिफाइड किया, और मॉडिफाइड करा और उसको अपना नाम दिया जेडएन स्टेनिंग या जील नेल्सन स्टेनिंग। अब ज़्यादातर ये इनका मॉडिफाइड वर्जन यूज होता है, और इसकी एक्चुअल जो डिस्कवरी थी एएफबी स्टेनिंग टेक्निक की वो की थी पॉल एरलिच ने। अब कभी भी स्टेनिंग पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना पड़ता है स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर प्रिपरेशन अगर आपका सही है तो ये मान लीजिए आपकी स्टेनिंग जो है उसका काम आपका 90% हो गया। तो स्मीयर प्रिपरेशन बहुत स्पेसिफिक तौर से करी जाती है एएफबी के लिए। स्मीयर प्रिपरेशन, तो कभी भी एएफबी स्टेनिंग में माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए जब स्मीयर बनाएंगे तो उसमें चार स्पेसिफिक क्वालिटीज रखनी चाहिए स्मीयर की। चार चार स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। क्या क्या होती हैं वो?
ये चार जो है स्पेसिफिक क्वालिटी है स्मेयर की। स्मेयर प्रिपरेशन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन क्वालिटीज़ को फॉलो करें। सबसे पहला होता है साइज। तो जो स्मेयर का साइज है, आइडियल साइज, वो 3x2 है। 3x2 सेंटीमीटर। 3 सेंट जो है वो है इसका लेंथ, और 2 सेंटीमीटर वो है इसका विड्थ। मतलब जो स्मेयर है आपकी 3 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई में होनी चाहिए, और 2 सेंटीमीटर जो चौड़ाई में होना चाहिए। दूसरा जो इसका है पॉइंट, वो है शेप। इसका शेप जो है वो ओवल शेप होना चाहिए। कैसा? ओवल शेप। ये आप देखिए, ये जो ये है, ये इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और ये जो है ये चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिए। खासकर अगर कभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम या इंटरव्यू एग्जाम्स में जाते हैं तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आइडियल स्मेयर प्रिपरेशन में चार क्वालिटीज ध्यान में रखी जाती हैं: साइज, शेप, थिकनेस और इवननेस। साइज जो है वो है 3x2, मतलब उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी। दूसरा अपन आते हैं शेप पे। जो इसका शेप रहता है वो ओवल शेप रहता है। ओवल या डोसे के टाइप का जो डोसा रहता है उस हिसाब का जो शेप है इसका शेप होता है। तीसरा आता है थिकनेस। थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्मेयर की? तो इसका आइडियल है कि ना तो ज़्यादा थिन होना चाहिए स्मेयर और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। उसका स्पेसिफिक कारण होता है। अगर स्मेयर बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हो, पर आपकी स्मेयर इतनी ज़्यादा थिन है कि उतना अमाउंट आया ही नहीं स्पुटम का आपकी स्मेयर में, इसलिए आपने जब माइक्रोस्कोपी करी तो वो नेगेटिव आ गया। और अगर आप ओवर थिक बना देंगे, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी स्मेयर, तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर ओवर थिक बना देंगे आप स्मेयर तो वो ओवरलैप्ड हो जाएगी। ओवरलैप्ड मतलब हो सकता है उसमें बेस लाई हो और वो दब जाए, तो जब आप माइक्रोस्कोपी करें तो आपको दिखाई ना दे। तो थिकनेस जो है वो ना ज़्यादा थिन होना चाहिए ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। अच्छा, इसको देखने के लिए क्राइटेरिया है। आप स्मेयर बनाएं, एक प्रिंटेड पेपर लें और प्रिंटेड पेपर के ऊपर उसको रख दें। तो जब आप प्रिंटेड पेपर पर रखेंगे तो जो प्रिंट हुआ पोर्शन है, जो लिखा हुआ है प्रिंटेड, वो ऐसा भी होना नहीं होना चाहिए कि वो आपको दिख ही नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप क्लियर उसको पढ़ पा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कुछ लिखा तो है पर क्लियर आप उसको पढ़ नहीं सकते। वो जो है आइडियल थिकनेस होती है। और फिर चौथे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं इवेननेस। इवेननेस मतलब जो उसका स्प्रेड है स्पुटम का, वो इवन होना चाहिए, सभी जगह बराबर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगी अगर आप अपन इनको क्वालिटीज को फॉलो नहीं करेंगे? तो आप लोग को पता होगा कि फील्ड फील्ड क्या चीज होती है? जब अपन माइक्रोस्कोपी करते हैं और माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं तो एक बार में आपको जो एरिया दिखाई देता है, एक बार में जो आपको एरिया दिखाई देता है उसको जो है अपन एक फील्ड बोलते हैं। एक फील्ड। अब जो अपनी आइडियल स्मेयर है 3/2 सेंटीमीटर की, उसमें ऐसे 30,000 फील्ड होते हैं। कितने? 30,000 फील्ड। पर आप इतने पूरे फील्ड्स नहीं देख सकते। अगर आप पूरे 30,000 फील्ड देखने बैठ गए तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो कॉमन जो अपना जो स्टैंडर्ड है माइक्रोस्कोपी करने का, उसमें 100 फील्ड्स देखते हैं आप सिर्फ। कितने? 100 फील्ड्स। और 100 फील्ड्स देखकर आपको डिसाइड करना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो 100 फील्ड्स आप देख रहे हैं वो ऐसे मिले कि थिकनेस इवन नहीं आई, आप नेगेटिव दे दें। आपने इवन फॉर्म में नहीं बनाया, आपने ऐसा स्मेयर बनाया, हो सकता है यहाँ ज़्यादा मोटा है स्मेयर, यहाँ पतला है स्मेयर, आपने इस पार्ट को देखा और उसको नेगेटिव दे दिया, जबकि बेसलाई हो सकता है यहाँ पड़े हो। तो ये जो है इसकी क्वालिटी से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साइज, शेप, थिकनेस और इवननेस। जब आप इन क्वालिटीज़ को फॉलो कर लिया, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन स्मेयर बनाना कैसे है। आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे, इसमें प्रिपेयर कैसे करना है, स्टेनिंग कैसे करना है, स्टेनिंग का प्रिंसिपल क्या है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम चलाए हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मेडिसिन क्या है, कॉमन मेडिसिन, और ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। आज जो क्लास आपको पढ़ाई गई है ट्यूबरकुलोसिस पे, इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस का, उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपने अगर कोई पॉइंट्स नोट ना कर पाए हैं तो उसमें से नोट कर सकते हैं।